नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पत्नी ने आप पे बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए हैं। ये कोई भी ऐसा पति नहीं है जिसके केस अगर झूठा है तो उसमें झूठे इल्जाम के बगैर वो केस लगा सकती है। वो बिना झूठे इल्जाम के केस लगा ही नहीं सकती। तो ये तो संभावना वाली बात है ही नहीं, ये तो निश्चित है, ये तो फिक्स है कि आपके केस में झूठा इल्जाम लगाया गया है। अब ये झूठा इल्जाम जो होता है, अक्सर मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है, साहब वो उसने ये लिखा है, साहब वो ये कह रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो ये हमें देखना है आज के वीडियो में। ये जो झूठे इल्जाम लगाए हैं, इसका हमें कितना नुकसान हो सकता है, हमारे केस में कितना मुश्किल खड़ा कर सकते हैं ये झूठे इल्जाम, और क्या हम इनकी वजह से जेल जा सकते हैं? क्या इसकी वजह से पति लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, हमें कोई पनिशमेंट बड़ी मिल जाएगी, हम पे बहुत बड़ी कॉस्ट लग जाएगी, या फिर इसका कोई फायदा भी है? आज इस वीडियो से आप यही समझने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए दोस्तों कोशिश करते हैं हम कि आप एजुकेटेड हो जाएं। कोर्सेज चलाते हैं, कोर्सेज के अंदर हम आपके लिए बेहतरीन तैयारी कराते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे होते हैं, कोर्ट के अंदर और बाहर की परफॉर्मेंस पूरी तैयार करवाई जाती है। और उसके अलावा आप अगर खुद अपना केस लड़ रहे हैं तो ये उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने केस को खुद भी डील कर सकते हैं, वकील साहब तो कर ही रहे हैं। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन केसेस को लिया है, झूठे केसेस को जो लेकर आए हैं हमारे पास और कोर्सेज को ज्वाइन किया है, तो उनको बहुत फायदा हुआ है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं अपने केसेस के। तो यही मेरी राय है आपकी कि अगर आप इसी तरह से मजबूती से अपना केस लड़ना चाहते हैं, पूरी नॉलेज के साथ, कम से कम टाइम और पैसा खर्च किए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो फिर ये अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आपके पास दिए हुए टाइम पे कॉल आएगी। देखिए दोस्तों, पत्नी कई बार आपके पिताजी, भाई या फिर जिया जी के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा देती है कि उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की या रेप करने की कोशिश की। ये कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनाती है जिससे उन्हें जेल हो सकती है। आपको इसके लिए तुरंत, अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो एंटीसिपेटरी बेल उनके नाम से करवा लेनी चाहिए और उसके बाद एक उचित जांच के लिए बकायदा डिमांड करनी चाहिए एसपी से या फिर सीधा हाईकोर्ट से कि इस तरह से इस केस के अंदर एक उचित जांच कराई जाए कि ऐसा रेप का मैटर हुआ था या नहीं हुआ था, या इसे क्वेश्चन कराने भी जा सकते हैं इस आधार पे। जब आपको इन तीनों में से किसी में भी राहत मिल जाती है तो आप अपनी बीवी के खिलाफ किसी से भी जिसके ऊपर झूठे रेप का केस या 354 का केस लगा है, अक्सर मैं आपको एक और अच्छी खबर बता देता हूं, पुलिस भी ब्लैकमेल करवाने के लिए ही ये केसेस लगवाती है झूठे आरोपों के रूप में, और ये अक्सर चार्जशीट से पहले पहले ही हटा दिए जाते हैं इल्जाम। तो अगर डायरेक्ट ऐसा कुछ भी हो गया है तो फिर इन तीनों चारों ऑप्शन के होने के बाद आपके पास एक भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप तुरंत अपनी बीवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा और डैमेज ऑफ रेपुटेशन का मुकदमा जरूर लगाइए। और इन तीनों में आप अच्छा खासा कंपनसेशन उससे ले सकते हैं, 15 से 20 लाख रुपए। अच्छी बात क्या है कि वो लालच के लिए आई है। इसके अलावा आपके ऊपर भी आपकी पत्नी वुमेनाइजर यानी कि औरतबाज, यानी कि पराई औरतों में इंटरेस्ट लेने वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाला, इस तरह के झूठे इल्जाम लगा देती है, या आपको जुआरी बता देती है, शराबखोर बता देती है, ऐसा कुछ भी बताती है, तो आप एफिडेविट पर उससे सबूत मांग लीजिए कि आप पहले सबूत दे दीजिए। और क्या आप किसी वक्त किसी भी स्टेज पे ये कोर्ट में कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इसलिए यह ऑप्शन मिलता है क्योंकि ट्रायल तभी चलाया जा सकता है जब वहां पर एविडेंस हो। एविडेंस नहीं है तो उसका चीफ नहीं होगा, उसका क्रॉस नहीं होगा, ये एविडेंस एक्ट कहता है। तो आप एविडेंस मांग सकते हैं। अगर वो नहीं दे रही है तो तुरंत कोर्ट के रिकॉर्ड पे ये बात लेके आई कि उसके पास इससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं है, और आप फिर एक काउंटर केस उस पर फाइल कीजिए सेम केस के अंदर। होगा क्या, जहां वो मेंटेनेंस मांग रही होगी वो आपसे बच के भागना शुरू कर देगी, उस कोर्ट में उस डेट पे आना जो अभी तक उसका जारी था वो बंद कर देगी जवाब नहीं देने के अभाव में। और इस तरह से आप उस काउंटर केस के अंदर भी इसी तरह से डैमेज ऑफ रेपुटेशन और कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं, उसके साथ भारी भरकम राशि के साथ। वो राशि 10-20 लाख रुपए तक हो सकती है। आपकी उस बहन का नाम लिखवा दिया गया है या उस रिश्तेदार का नाम लिखवा दिया गया है जो आपके शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहता। शेयर हाउस होल्ड होता है
चार दीवारी और एक छत के नीचे। आपके भाई भी अगर आपके साथ नहीं रहते, उनका नाम लिखवा दिया गया या किसी रिश्तेदार का नाम लिखवा दिया गया, तो उनकी तरफ से तुरंत एक केस डालिए, ये कहते हुए पहले तो केस में ही कंप्लेंट डालिए कि हम शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहते। पुलिस अगर जांच कर रही है तो जांच में पुलिस को भी ये सूचना दीजिए कि हम पूरे सबूत दे रहे हैं, हम कभी इनके साथ शेयर हाउस होल्ड में रहे नहीं, और जबकि हम शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहे तो 490 में भी राहत मिलेगी और डीबी में भी राहत मिलेगी। पुलिस या तो नाम हटा देगी या फिर आप एसपी साहब के पास जाकर इस नाम को हटवा सकते हैं। नाम हटवाने के बाद आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास एक मजबूत काउंटर केस करने की पोजीशन आ जाएगी। अपने उस रिश्तेदार के थ्रू केस लगवाइए जिसको जबरदस्ती आपके केस में शेयर हाउस होल्ड में दिखाते हुए फंसाया जा रहा था। अब होगा क्या कि वहां पर जब आप काउंटर केस करेंगे तो आपकी पत्नी उस केस के अंदर ज्यादातर स्टेजेस पे फंसेगी, क्योंकि आपका काउंटर केस वहां फंसा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिए, अक्सर शेयर हाउस होल्ड की वजह से ना केवल नाम हटवाने के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं, आपको हमेशा अगर आपकी पत्नी ने किसी भी रिश्तेदार या आपके जानकार के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे केस में फंसाने की कोशिश की है, तो उसके आधार पर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होती है, क्योंकि कोर्ट्स ये मानती है कि जिस व्यक्ति का शेयर हाउस होल्ड में नाम नहीं होना चाहिए था, जो कि खुद उस शेयर हाउस होल्ड में उनके साथ नहीं रहा है, उसका अगर यहाँ नाम आ गया है और उसके अलावा बाकी सारी बातों के अंदर भी पत्नी को सबूत नहीं दे रही है और दो चार सबूत पत्नी ने दे दिए हैं, तो ऐसी सूरत में वो केस क्वैशेबल होता है। यानी शेयर हाउस होल्ड मैटर करता है और बिना शेयर हाउस होल्ड के किसी आदमी पे झूठा इल्जाम लगाना उसके जीवन को संकट में डालने जितना होता है। तो क्वैशिंग भी इसका बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वहां पर अगर क्वैशिंग होती है तो एक्विटल होने की वजह से फिर आप चाहें तो फिर वहां पर भी आप जल्दी से जल्दी इस परिणाम को अपने पक्ष में ले सकते हैं अपनी पत्नी पर काउंटर केस डालने के बाद। आपकी पत्नी अक्सर बहुत बड़ा चढ़ाकर खर्चे बताती है, तो आपको अगर 25-30 लाख रुपए की रकम या 50 लाख रुपए की रकम का खर्चा बताया है, तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करके इसकी जानकारी मांगनी चाहिए कि क्या इस व्यक्ति की आय इतनी थी, और अगर नहीं थी तो क्या ये व्यक्ति इतनी आय नहीं होते हुए भी खर्चा कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत उसके खिलाफ आपको जवाब देगा और तब आप उसकी कंप्लेंट डालिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस व्यक्ति ने इतना खर्चा होना बताया है और इतनी आय इसकी कभी नहीं रही कि इतना खर्चा ये कर सके। तो उसके पिताजी भी जब संकट में फंसने लगेंगे, क्योंकि अक्सर खर्चा जो है बेटी की शादी का पिताजी को ही करते हुए दिखाया जाता है कागजों के अंदर, तो पिताजी जब फंसने लगेंगे तो पत्नी अपने पिताजी को बचाने के लिए आपसे या तो सेटलमेंट करेगी या फिर उस केस को खुद ही अपने आप वापस लेने की कोशिश करेगी, और नहीं तो फिर जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स चोरी पर सीधा 100% जुर्माना लगाता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दान दहेज भी लिखना गलत होता है। दान दहेज को अक्सर वकील कहते हैं नहीं दान दहेज लिखा है इसलिए ना दहेज का जो है केस अब इन पे नहीं बनता, पर दान दहेज लिखना भी एक तरीके से दहेज देना ही है। अगर सामने वाला ये कह रहा है कि मैंने किसी के मांग पर इतना पैसा दिया, इन्होंने मांगा हमने दिया, या दान दहेज दिया, तो फिर उस पर आप बकायदा अपनी पत्नी पर दहेज देने के लिए डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की सेक्शन 3 के थ्रू बकायदा केस लगा सकते हैं, और उस केस की वजह से आपको फायदा मिलेगा। वहां पर यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कम से कम तो है ही वहां पे जुर्माना, अन्यथा हाईएस्ट जुर्माना ही अक्सर लगता है। जितना दहेज बताया जा रहा है उतने का उतना ही जुर्माना लगेगा। मान लीजिए 25 लाख रुपए बोला जा रहा है कि दहेज दिया गया, तो 25 लाख रुपए का ही जुर्माना लड़की वालों पे लगेगा। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 406 के नाम पर जो स्त्रीधन की झूठी लिस्ट बनाई जाती है पुलिस स्टेशन में और उस पर साइन करा लिया जाता है, उसको भी आप बकायदा कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि ये स्त्रीधन की झूठी लिस्ट है। पहली बात तो अगर आप अभी इस वक्त नए हैं, आप एफआईआर फेस करने जा रहे हैं और उसके अंदर अभी आप जांच में शामिल नहीं हुए, तो आपको इस तरह की कोई स्त्रीधन की लिस्ट बिल्कुल साइन नहीं करनी, चाहे पुलिस आपको उल्टा लटका के मारे तब भी, क्योंकि उसकी वजह से ही आप पर केस बना पाती है पुलिस, वरना पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता और वो सबूत आप खुद अपने लिए अपने खिलाफ लिखवा लेते हैं। फिर भी अगर आपने ऐसी गलती कर दी और अब आपका केस चल रहा है, तो आप तुरंत इसके लिए एक एप्लीकेशन लगा के कहें कि ऐसी कोई स्त्रीधन की लिस्ट जो है वो मैंने साइन नहीं की थी कभी, और जब करवाई गई थी अगर कर भी दी थी तो पुलिस ने मुझे भरोसे में लेके या दबाव बनाकर साइन करवा ली, और मैं ऐसी लिस्ट का होना अस्वीकार करता हूं। देखिए, ये लिस्ट जो होती है स्त्रीधन की, ये हमेशा शादी के वक्त बनती है। आप जाके पढ़िए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है, और 3-4 रिश्तेदारों के उसमें साइन होने चाहिए, वरना इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आपके और आपकी पत्नी के भी साइन है तब भी इसका वेरीफाई होना बड़ा मुश्किल है। वो 3-4 जनों का साइन होने का मतलब है कि वो लोग गवाह थे कि इस तरह का आदान प्रदान हुआ है, लेन देन हुआ है।
अन्यथा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीजें कराने के बाद आप उसकी वैल्यूएशन भी उनसे मंगवाएं, उससे रिलेटेड, स्त्री धन से रिलेटेड सारे बिल्स मंगाएं। अगर वो नहीं लाते हैं तो उन पर तुरंत कूट षड्यंत्र, कूट रचना करने का इल्जाम लगा के केस आप उन पर लगा सकते हैं कि ये कूट रचना कर रहे हैं, यानी कि मेरे खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बकायदा एक केस लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे काउंटर केसेस हैं, अगर मैं इस वीडियो को बनाता जाऊं तो ये 4 घंटे की वीडियो बन सकती है। इतने एलिमेंट्स होते हैं, पर ये जनरल एलिमेंट्स हैं, बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। जितने लोग इसको वीडियो को देख रहे होंगे ये सब चीजें उनको दिखेंगी, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं अपने केसेस में। कभी भी इस बात से मत घबराइए कि आपकी बीवी ने आप पे झूठा इल्जाम लगा दिया और वो बोल रही है, लिख रही है, उससे कोई वैल्यू नहीं है अगर जब तक उसने एविडेंस नहीं दिया। और एविडेंस नहीं देकर फिर वो ये आप पे केस लगा रही, झूठे इल्जाम लगा के, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कहीं घाटे का सौदा नहीं है, बहुत बढ़िया फायदे का सौदा है, फायदा उठाइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।